नमस्कार। आज हरियंत बुक का मनोहर पांडे द्वारा लिखी गई हरियंत बुक का भारत इतिहास का पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पूरी की पूरी मनोहर पांडे की बुक करवाएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले भारत का इतिहास। प्राचीन भारत। भारत एक विशाल प्रायद्वीप है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसे आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन भूगोलवेताओं ने इसकी स्थिति के लिए चतुस्थान संस्थितम शब्द का प्रयोग किया है। चतुस्थान संस्थितम शब्द का मतलब 4 स्थान, जैसे आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया। भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतवर्ष सबसे पहले कहाँ आया, नाम कहाँ आया था। ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी बुक, उसमें सबसे पहले लिखा गया था भारतवर्ष। आगे देखिए, देश का भारत नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। जो भारत का नामकरण था वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख भरत के नाम पर हुआ था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में इसको और भी जूम कर लेते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य एवं विदेशियों के वृत्तांत। सबसे पहले हम साहित्यिक साक्ष्य पढ़ेंगे। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं: धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक साहित्य साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। जबकि विदेशियों के वृत्तांत को धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद तथा अथर्ववेद। ये 4 हो गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तथा वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद आते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। सामवेद में संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है। सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी, गृह सूत्र में लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों तथा धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। वेद। अब वेद पढ़ेंगे। हमारे पास 4 वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, यह ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद, यह गीत रूपी मंत्रों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, निकाय तथा जातक आदि प्रमुख है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। नागसेन रचित मिलिंद पन्हों से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। जातक ग्रंथों में बोधिसत्व के जीवन की चर्चा है। कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य आगम कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अंगों की संख्या 12 है।
जैन आगमों को वर्तमान स्वरूप 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन संगति में प्रदान किया गया। आगे देखिए, जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वण, भद्रभावचरित, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि से अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती है। आगे देखिए सेकंड पेज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है। अब आएगा क्वेश्चन ऐसे आता है, महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन किस में मिलता है? तो इसका आंसर आएगा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की, जिसमें मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। इसमें पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है, जिसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का स्पष्ट चित्र मिलता है। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है। संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखक कलहन ने किया। कलहन की राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहन के द्वारा, और यह है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। आगे देखिए कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ व उनके रचनाकार। सबसे पहले कथा सरित सागर। कथा सरित सागर की रचना किसने की? सोमदेव ने। ठीक है। उसके बाद बरीत कथा मंजरी, इसकी रचना की अक्षयमिंदर ने। अगला है 10 कुमार चरित, इसकी रचना की दंडी ने। मरीच कटिकम, इसकी रचना की शूद्रक ने। अर्थशास्त्र, इसकी रचना की कौटिल्य ने। आगे हर्षचरित, इसकी रचना की बाणभट्ट ने। गौडवाहो वाकपति, विक्रमांकदेव चरित बिल्हन। रामचरित हेमचंद्र। कुमार पालचरित ग्रंथ की रचनाकार जयसिंह। दयाश्रय काव्य के रचनाकार हेमचंद्र। नवसाहकांचरित पद्मगुप्त। पृथ्वीराज विजय के जानक। प्रबंध कोश के राजशेखर और प्रबंध चिंतामणि के मेरुतंग। वसंत विलास के बालचंद्र। ये कुछ ग्रंथ थे, उसके रचनाकार थे। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखते तो आप केवल इसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं, कहीं काम करते हुए, कहीं चलते हुए, सैर करते हुए, केवल इसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं, तो भी ये पूरी का पूरा इतिहास आपको कवर करा दिया जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्य। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। ये कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करने वाले साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ तथा चित्रकला प्रमुख हैं। सबसे पहले अभिलेख तथा शिलालेख। अभिलेख तथा शिलालेख देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। बोग्ज कोई अभिलेख एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का साक्ष्य मिलता है। आर्य ईरान से पूर्व की ओर आए थे, इसका साक्ष्य बोग्ज कोई अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्त्य का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए,
महास्थान तथा शाहगौर के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। शाहगौर अभिलेख में सूखा पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी मिलती है। मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। नेतूर तथा उड्डगोलम के अभिलेखों में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेखों का पढ़ने में सफलता पाई है। अशोक के प्रयाग अभिलेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की है प्रशस्ति उसके राजकवि हरिसेन ने उत्कीर्ण की। रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण एवं मरम्मत का उल्लेख मिलता है। कलिंग के शासक खारवेल ने आथिक गुफा अभिलेख उत्कीर्ण कराया, जिससे उसके जैन मतावलंबी होने का पता चलता है। मारोल्ली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेखों में हुनों के आक्रमण की चर्चा है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में 510 ईस्वी का स्पष्ट उल्लेख भी है। आगे नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को ब्राह्मणों का संरक्षक मानते हुए एक ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये नासिक अभिलेख में कहा गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को ब्राह्मणों का संरक्षक माना गया है। आगे है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा। इसमें हर्ष एवं पुलकेशिन के संघर्ष का वर्णन मिलता है। यह संघर्ष 512 ईस्वी में हुआ। अगला टॉपिक हमारा सिक्के। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स व मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। इसमें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा गया है। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में कारशापण कहा गया है, जो अधिकांश चांदी के थे। शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों के समय प्रारंभ हुआ। शक, पैल तथा कुषाण शासकों ने ऐसे ही सिक्के चलाए। देखिए, समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के प्रायः पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। देखिए, सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे हिंद यूनान शासकों ने। अब आएगा कि सबसे पहले तो हिंद यूनान शासकों ने चलाए, और तो सबसे ज़्यादा किसने चलाए? सबसे ज़्यादा चलाए गुप्तों ने, और सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने। ठीक है जी। आगे देखिए, कई गणराज्यों पंचाल, मालवा तथा युद्धेय का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर सामने आया, जबकि हर्ष, चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा पाल तथा प्रतिहारों के सिक्के नगण्य अवस्था संख्या में प्राप्त हुए। भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर अरिकामेडू में रोमन सिक्के काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए। अगला है स्मारक भवन। स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ था। मंदिर निर्माण की नागर, वेसर तथा द्रविड़ शैलियाँ प्रचलित थी। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हो चुका था। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया था। ये गुफाएं थी सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ तथा विषव झोपड़ी।
अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने भी लोमश ऋषि तथा गोपिका नामक गुफाओं का निर्माण नागार्जुन पहाड़ी में कराकर आजीविक साधुओं को दान में दिया था। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर तथा जावा के बोरोबुदुर मंदिर में भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता चलता है। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण संभवतः 9वीं शताब्दी में हुआ था। आगे है मूर्तियां, चित्रकला। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होने लगा, जिन पर विदेशी प्रभाव देखा जा सकता था। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गंधार कला में बनाई गई हैं। बरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती से प्राप्त प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की गंधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित थी। गंधार कला पर यूनानी प्रभाव अधिक व्याप्त था। अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक हैं। इसमें गुप्तकालीन चित्र अत्युत्कृष्ट हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन हैं। विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों की यात्रा वृत्तांत को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: यूनान रोम के लेखक, चीन के लेखक तथा अरब के लेखक। सबसे पहले यूनान रोम के लेखक। हेरोडोटस तथा टीसियस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। इनकी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया गया है। टीसियस ईरान का राजवैद्य था। नियार्क्स, आनेसेक्रिट्स तथा एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। उसने इंडिका की रचना की। इसमें मौर्यकालीन समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है जो मिस्र में आकर बस गया था। उसने 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। उसके विवरण में बंदरगाहों के उल्लेख के साथ साथ आयात निर्यात की वस्तुओं का वर्णन मिलता है। टालेमी ने जियोग्राफिका की रचना की। टालेमी ने जियोग्राफिका 140वीं की रचना की, जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन मिलता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। इसमें भारत के विविध पक्षों का उपयोग विवरण है। इसकी रचना 1ली सदी ईस्वी में हुई थी। स्ट्रेबो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था जिसने मेगस्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। अगला है चीन के लेखक। फयान 5वीं शताब्दी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन किया। फायान की प्रसिद्ध रचना फोक क्यों की है। हिनशियांग हर्षवर्धन के समय 629वीं के लगभग भारत आया था। 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसके यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन राजनीति के साथ साथ भारतीय रीति रिवाज तथा शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। उसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालयों में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इत सिंह ने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं तथा भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी लिखा है। आगे है अरब के लेखक। अरब के लेखकों में सबसे पहले सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अगला अल-मसूदी जो 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के साम्राज्यवादी विस्तार का वर्णन किया है। आगे है अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान था। उसने तहकीक-ए-हिंद किताब-उल हिंद की रचना की। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। अल-बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज का विस्तृत विवरण अपनी रचना में दिया है। प्राचीन भारत में विदेशी यात्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए एक बार। मेगास्थनीज कब आया था? 305 ईस्वी पूर्व। उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना है मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य में। और हेलियोडोरस 78 ईस्वी पूर्व।
भागभद्र तत्कालीन शासक था। अगला है फायान जो 405 ईस्वी और चंद्रगुप्त द्वितीय तत्कालीन शासक था। अगला है सुंगयुन 518 ईस्वी स्कंदगुप्त तत्कालीन शासक था। अगला है कासमास 547 ईस्वी ईशान वर्मन मोखरी तत्कालीन शासक था। अगला है हेनसांग 629वीं हर्षवर्धन तत्कालीन शासक था। ईतसिंह 675 ईस्वी देवपाल तत्कालीन शासक था। सुलेमान 838वीं मीरभोज तत्कालीन शासक था। अलमसूदी 1914 ईस्वी महिपाल तत्कालीन शासक था। अगला हमारा शुरू होता है टॉपिक प्राग इतिहास। जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्राग इतिहास या प्रागैतिहास कहा जाता है। मनुष्यों की जीवन की जानकारी का यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। प्राप्त अवशेषों से ही उस काल के जीवन को जानते हैं। इस समय उपलब्ध प्रमाण उनके औजार हैं जो प्राय पत्थरों से निर्मित है। होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का आविर्भाव 30-40 हजार पूर्व माना जाता है। उस समय मनुष्य जंगलों में निवास करता था। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए कनिंघम को। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्रागैतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पश्चिमोत्तर भारत के सोन घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित चौंतरा नामक स्थान से हस्त कुठार तथा सलक पाए गए हैं। मध्यपाषाण काल में क्वार्टजाइट के औजार तथा हथियार बनाए जाते थे। प्रतापगढ़ में स्थित सराय नाहरराय महदहा तथा दमदमा भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल है। मध्यपाषाण कालीन स्थल बागौर जो राजस्थान में है तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहरराय एवं महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ की गुफाओं से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है जिनमें आखेट, नृत्य तथा युद्ध गतिविधियों को चित्रित किया गया है। मध्यपाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की। मध्य भारत की लेखनियों से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इस समय की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेहूं तथा जौ खेती के प्रमाण मिले हैं। तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में कश्मीर में समृद्ध नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफर कराल का पता चलता है। बुर्जहोम से स्तंभ गर्त तथा गर्त गृह का साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते, भेड़ी तथा जंगली बकरे के शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा नामक स्थान से चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है जो 7000 से 6000 ईसा पूर्व का है। चिरांद बिहार से हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं जो हिरण के सींगों के हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाया। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। मनुष्यों ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग आरंभ किया वह तांबा थी। तांबा से जिस युग में औजार अथवा हथियार बनाए जाने लगे उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। देखिए, मैं ये आपको मनोहर पांडे सर द्वारा लिखी गई बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी जीके की, वो करवाऊँगा पूरी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ये तो आपको पता ही है।
मतलब अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ये सर की बुक जरूर खरीद लें आप, बहुत अच्छी बुक है मनोहर पांडे सर की, अरिहंत की। इससे आगे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार आया हुआ है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह टिग्रिस और यूफ्रेट्स के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित मिस्र की सभ्यता एवं हंगाओ के तट पर स्थित चीनी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। उन्होंने हड़प्पा हड़प्पा स्थल की खोज की, इसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है जी। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई, जिसमें एक वृद्ध नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। दयार की खुदाई किसने कराई? दयाराम साहनी ने। इस सभ्यता के सिद्धांत 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ये आगे देखिए, इम्पोर्टेंट है ये। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल, उसके उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य। ये पढ़ने हैं पहले इसके प्रमुख स्थल। हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। किस वर्ष में? 1921 में। और यह नदी रावी के बाएं किनारे पर स्थित है। रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। स्थिति मोंटगोमरी, पाकिस्तान। यह पाकिस्तान में है। प्राप्त साक्ष्य, मूरों पर एक श्रृंगी पशु, कांसे की गाड़ी, अन्नागार, कब्रिस्तान। अगला है मोहनजोदड़ो। इसके उत्खननकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। यह भी 1922 में। और यह कहाँ पर स्थित है? सिंधु के दाहिने किनारे पर। जो हड़प्पा था वो रावी के बाएं किनारे पर था, या सिंधु के दाएं किनारे पर। इसकी स्थिति लरकाना, पाकिस्तान। यही पाकिस्तान में है। और प्राप्त साक्ष्य 3 मुख वाले देवता पशुपति, नर्तकी कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार व स्नानगार और सूती वस्त्र। अगला है चहुंदड़ो। इसके उत्खननकर्ता थे N.G. मजूमदार। वर्ष 1931। नदी सिंधु, स्थिति सिंध, पाकिस्तान। प्राप्त साक्ष्य मन के बनाने के कारखाने। अगला देखिए, कालीबंगा। इसका उत्खननकर्ता अमलानंद घोष। वर्ष 1953। नदी घग्गर, सरस्वती। स्थिति श्री गंगानगर, राजस्थान। और प्राप्त जुते हुए खेत, नक्शीदार ईंट, अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी का हल, ये मिले थे। अगला है कोट दीजी। यह उत्खननकर्ता कौन थे? फजल अहमद। वर्ष 1953। नदी सिंधु, खैरपुर, पाकिस्तान। और पत्थर के बनाड़ा मिले थे यहाँ पे। अगला है रंगपुर। रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता थे 1953-1954। इसकी जो वो वर्ष है खुदाई की थी। और यह मादर नदी के किनारे, और यह स्थिति काठियावाड़, गुजरात में है। रंगपुर, यहाँ धान की भूसी और गेहूं की खेती। अगला देखिए रोपड़। जगदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे। वर्ष 1953। सतलज नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब में है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य।
अगला देखिए लोथल रंगनाथ राव, इसके उत्खननकर्ता 1957 वर्ष, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में, बंदरगाह डॉकयार्ड, यहाँ से मिला है। हाथी दांत मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। युग्म समाधान सावधान मिला है। चावल के दाने मिले हैं, खिलौने मिले हैं। अगला बनावली, ये हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता थे रविंदर सिंह बिष्ट, 1974 इसका वर्ष है। सरस्वती नदी के किनारे पर, हिसार और हरियाणा में है। ये हिसार में नहीं, अब ध्यान कर लेना, ये फतेहाबाद में है। फतेहाबाद। मिट्टी से बना हल्का खिलौना और जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यह है भाई इसका सर्वमान्य काल। 1922-23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते विशेष तथा अधिसंरचना को देखा। राखलदास बनर्जी ने इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भारत के वृहद क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की खुदाई से विकसित सिंधु सभ्यता का पता चला। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागेंडोर से पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन महाराष्ट्र तक है और वहाँ पे पाकिस्तान तक और यूपी तक। इनके नाम याद कर लेना आप, जैसे कश्मीर के मांडा, महाराष्ट्र के दैमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागेंडोर तथा पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैले हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। सामाजिक जीवन, हड़प्पाई लोगों का जीवन सुविधापूर्ण था तथा ऐश्वर्यशाली था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। यह निवास करने वाले लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ मूल के थे। मातृदेवी की पूजा तथा मूरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृत्वात्मक था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य आकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक के रूप में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तरावस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। सोने, चांदी, हाथीदांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मानकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मनका निर्माण की कार्यशाली फैक्ट्री चौंदड़ों में अवस्थित थी और यहीं से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु कालीन स्थल चौंदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। वहाँ पे सिंधु मंदिर नहीं होते थे भाई पहले, इनका कहना है। मछली पकड़ना तथा शिकार करना हड़प्पा के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोदी थे। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र तथा कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी हड़प्पाई लोगों के द्वारा किया जाता था। ताम्र तथा कांस्य के बर्तन। आगे धार्मिक जीवन।
धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। मूर्तियों एवं ताबीजों के अतिरिक्त मुहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति में विश्वास, मातृदेवी तथा पशुपति सेवा की मूर्तियों तथा कृतियों से इनके आराधना की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता चलता है। कुब्बड़ वाला बैल तथा श्रृंगायुक्त पशु पवित्र पशु थे। हड़प्पा से पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाई गया है। लिंग पूजा प्रचलित थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोनों में विश्वास करते थे। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक है वो भी हड़प्पा सभ्यता की देन है, याद रखना है। आगे देखिए, मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। यह है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। क्विक डाइजेस्ट। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज गुजरात प्रांत में हुई। इसका कहने का मतलब है कि स्वतंत्र भारत में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए और यहाँ से अंग्रेज चले गए, उसके बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थल गुजरात से मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया। सिंधु सभ्यता में कुम्भकार के भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे देखिए, पूर्ण समाधिकरण की प्रविधि ही अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है। इंपॉर्टेंट है भाई। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला, आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में उपजाई जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उपजाए जाते हैं। कपास को यूनानी लोग सिंडान कहते थे, क्योंकि इसकी उपज की पहले जानकारी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। कृषि में हल का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं है, परंतु कालीबंगा से हड़प्पा पूर्वावस्था में क्रीडो हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे, जो संभवतः लकड़ी के होते थे। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। बांधों के निर्माण का साक्ष्य मिला है धोलावीरा से। धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। तांबा तथा टीन मिश्रण से कांस्य निर्माण की प्रविधि उन्हें ज्ञात थी। बंध, ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं से वस्तुएं बनाई जाती थी। माप तोल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तोल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक